महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक के खत्म होते ही सुनेत्रा पवार ने यहां पर डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजीत पवार के अंतिम संस्कार के बाद एनसीपी के नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता की स्थिति लगातार बनी थी, लेकिन 48 घंटे में तस्वीर एकदम से साफ हो गई। घटनाक्रम इतनी तेजी के साथ बदले कि मर्जर की बात बहुत पीछे छूट गई। मी सुनेत्रा अजित पवार लोक भवन में एनसीपी विधायक दल की नेता और दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। और इसके साथ ही सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई। इसके लिए सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायकों ने अपना नेता चुना और सीएम देवेंद्र फडणवीस को इसकी जानकारी दी। सुनेत्रा पवार हमारी नेता होगी और मुझको सारे अधिकार दिए जाते हैं। एनसीपी के दोनों गुट के मर्जर की खबर जोर पकड़ रही थी, लेकिन एनसीपी ने अचानक सुनेत्रा पवार को अपना नेता चुनकर उन्हें डिप्टी सीएम पद की शपथ दिला दी। एनसीपी के इस फैसले की जानकारी शरद पवार को नहीं थी। अब जब सुनेत्रा पवार पार्टी नेता चुनी गई हैं, तो उन्हें पार्टी से संबंधित सभी फैसले लेने का अधिकार भी मिल गया है। अब देखना है कि उनका फैसला क्या होता है। तो वहीं दिवंगत अजीत पवार की जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और इसके बाद एनसीपी और एनसीपी-एससीपी के मर्जर की खबरों पर लगभग पूरी तरह से विराम लग गया। लेकिन इस बीच 17 जनवरी की बैठक का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें शरद पवार के साथ अजीत पवार बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में एनसीपी के दोनों गुट के नेता मौजूद हैं और अब इस वीडियो के सामने आने के बाद दावा किया जा रहा है कि 12 फरवरी को विलय होने का ऐलान करना था, लेकिन उसके पहले विमान दुर्घटना में अजीत पवार का निधन हो गया, जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। इस बीच महाराष्ट्र में घटनाक्रम तेजी से बदले। अब सूत्रों से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एनसीपी के नेता चाहते हैं कि पहले लीडरशिप पर बात फाइनल हो, उसके बाद मर्जर की बात हो। अजीत पवार के निधन के बाद अब शरद गुट ने लीडरशिप संभालने की कोशिश शुरू कर दी है। यही कारण है कि सुनेत्रा पवार को नेता चुनकर डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जा रही है और वो पार्टी को साथ लेकर मर्जर की चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। शरद पवार ने 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। 2023 में भतीजा अजीत पवार ने शरद पवार को ही अलग कर दिया था। इसके बाद एनसीपी 2 हिस्सों में बढ़ गई। अब अजीत पवार के निधन के बाद मर्जर की खबरें जोर पकड़ रही थी, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं दिख रहा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटने के बाद देखिए राजनीतिक पार्टियां जो है वो नए वोटर्स पर फोकस कर रही है। बीजेपी तो इसे लेकर इतनी गंभीर है कि उसने प्रदेश में चल रहे अपने सभी अभियान होल्ड पर कर दिए हैं और प्लान 30 एक्टिवेट कर दिया है। इस विशेष अभियान के लिए हर जिले में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। इसके तहत हर बूथ पर एसआईआर कैंप लगाए गए हैं और हर बूथ से कम 30 फॉर्म एसआईआर के भरने हैं। बीजेपी ने अपने सभी कार्यक्रम 5 फरवरी तक होल्ड कर दिए हैं। एसआईआर में बीजेपी किसी भी तरह से कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। पार्टी इसके लिए इतनी गंभीर है कि उसने 14 जिलाध्यक्षों की चयन की प्रक्रिया को भी होल्ड कर दिया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष समेत संगठन पुनर्गठन की प्रक्रिया भी रोक दी गई है। सबको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों को ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि बिना काम के मुख्यालय न आए। निर्देश स्पष्ट है, पहले नए वोटर बनाएं, फिर नेतागिरी चमकाएं। और देखिए 27 की चुनावी शंखनाद से पहले उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी वादों और विकास की परियोजना के जो काम है उसको पूरा कर लेना चाहती है। इस काम में बजट की वजह से कोई रुकावट नहीं आई। इसके लिए अब सीएम योगी ने अपने मंत्रियों की ताकत को और बढ़ा दिया है और मंत्रियों के फाइनेंशियल राइट्स को 5 गुना बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यानी अब 50 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी मंत्री अपने स्तर पर ही दे देंगे, जो कि पहले केवल 10 करोड़ तक थी। इसके अलावा 50 से 150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मंजूरी प्रदेश के वित्त मंत्री स्तर पर लेनी होगी, जबकि 150 करोड़ से ज्यादा लागत वाली परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी होगी। यानी यूपी में अब मंत्री काम नहीं होने पर बजट का रोना नहीं रो सकेंगे। उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो काम समय पर पूरा करवाएं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सभी विभाग को अपनी सालाना कार्य योजना को 15 अप्रैल तक हर हाल में मंजूरी देने को कहा है। समय सीमा का पालन नहीं होने पर योगी को इसकी सूचना भी दी जाएगी। दरअसल सीएम योगी का मकसद यूपी को पारदर्शी और रिजल्ट ओरिएंटेड आदर्श राज्य बनाना है। इसके लिए जरूरी है कि सभी विभाग गुणवत्ता, पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।